सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आइए पाठ पढ़ते हैं, पत्र कैसे लिखें। आजकल जब कोई घर से बाहर जाता है तो घर वाले कहते हैं कि फ़ोन ज़रूर कर देना कि ठीक ठाक पहुंच गए। पर जहां फ़ोन की सुविधा ना हो तो क्या करें? जी हाँ, पत्र लिखकर अपनी खैरियत घर वालों को बता सकता है। वैसे अपने मन में उठ रहे भावों विचारों को अपनों तक पहुंचाने के लिए पत्र लिखने और अपनों के लिखे पत्र पढ़ने का आनंद ही कुछ और है। इन्हें कभी भी पढ़ा जा सकता है और कितनी ही बार पढ़ा जा सकता है। आपने अपने जीवन में पत्र अवश्य लिखे होंगे। जब आप कहीं बाहर गए होंगे तो अपने दोस्त को चिट्ठी लिखकर वहाँ के बारे में बताया होगा। अपने किसी रिश्तेदार को उसकी चिट्ठी का जवाब दिया होगा या अपने जन्मदिन पर बुलाने के लिए अपने दोस्तों को निमंत्रण पत्र भेजा होगा। या फिर कभी कभी बिजली पानी की शिकायत भी पत्र लिखकर करनी पड़ी होगी। हो सकता है आपने कभी आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान NIOS या ऐसी ही किसी और संस्था से पत्र व्यवहार किया हो। आइए सीखें कि हम अपनी व्यक्तिगत एवं औपचारिक बातों को किस प्रकार पत्र की सहायता से व्यक्त कर सकते हैं। उद्देश्य: इस पाठ को पढ़ने के बाद आप औपचारिक तथा अनौपचारिक पत्र लेखन में अंतर बता सकेंगे। पत्रों के विभिन्न प्रकार के रूप तथा शैली का उल्लेख कर सकेंगे। पत्र लेखन के समय पत्रों के अलग अलग अंगों का ठीक प्रकार से प्रयोग कर सकेंगे। आवश्यकता के अनुसार उचित विधि से औपचारिक तथा अनौपचारिक पत्र लिख सकेंगे। संचार के एक सशक्त माध्यम के रूप पत्र लेखन कर सकेंगे। आइए पढ़ें, पत्र कैसे लिखें में पत्र लेखन के प्रकार। आप जानते होंगे कि आप जिस प्रकार अपने दोस्तों को पत्र लिखते हैं, अपने समन्वयक को ठीक उसी तरह नहीं लिखते। अपने दोस्त को आप प्रिय से संबोधित करते हैं तथा अपने कार्यक्रम समन्वयक के लिए महोदय संबोधन का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा दोस्त को पत्र लिखते समय आप उसके परिवार के लोगों का हाल चाल पूछते हैं और अपने परिवार के लोगों के बारे में बताते हैं, लेकिन अपने समन्वयक को पत्र लिखते समय उनके परिवार के सदस्यों के बारे में नहीं पूछते, न अपने परिवार का हाल चाल बताते हैं। इस तरह की अन्य बहुत सी बातें हैं जहां हमें अंतर करना होता है। आइए इस अंतर को समझने से पहले पत्रों के प्रकारों के बारे में जान लें। हम जितनी भी तरह के पत्र लिखते हैं उन्हें सुविधा के लिए दो वर्गों में रख सकते हैं। पहला है अनौपचारिक पत्र और दूसरा औपचारिक पत्र। सबसे पहले अनौपचारिक पत्र के बारे में पढ़ें। हम अपने मित्रों को पत्र लिखते हैं, परिवार के सदस्यों को पत्र लिखते हैं तथा अपने किसी परिचित को पत्र लिखते हैं। इन लोगों को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र होते हैं। ध्यान दें कि अनौपचारिक पत्र किन्हें लिखे जाते हैं: मित्रों को, परिवार के सदस्यों को और किसी अपने चित परिचित व्यक्ति को। अनौपचारिक शब्द का तात्पर्य क्या है? किसी प्रकार की औपचारिकता का ना होना, अर्थात कुछ कहने के लिए हमें किसी प्रकार की अनुमति ना लेनी पड़े या कुछ कहने के लिए धन्यवाद जैसे आभार प्रदर्शन के शब्द ना कहने पड़े। इसका कारण यह है कि इस प्रकार के अनौपचारिक पत्रों में पत्र लिखने वाले और पत्र पाने वाले के बीच नज़दीकी या घनिष्ठ संबंध होता है। यह संबंध पारिवारिक हो सकता है, दोस्ती का हो सकता है या जान पहचान का भी हो सकता है। इस तरह के पत्रों को व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं, यानी अनौपचारिक पत्र को व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। ये ध्यान दें। अनौपचारिक पत्रों को हम इस वृक्ष आरेख द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ समझें कि अनौपचारिक पत्र किन किन को लिखे जाते हैं, कैसे लिखते हैं। अनौपचारिक पत्र व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं।
तो दोनों के नाम याद रखें कि अनौपचारिक पत्र या व्यक्तिगत पत्र। ये लिखे जाते हैं बड़ों को। तो बड़ों में कौन कौन आते हैं, जैसे पिताजी, माताजी, बड़े भाई, बड़ी बहन, दादाजी, दादी जी, चाचा जी, मामा जी। प्रश्न पूछा जा सकता है कि दादाजी को पत्र कौन सा पत्र लिखा जाता है, बड़े भाई या पिताजी या माताजी को कौन सा पत्र लिखा जाता है। अनौपचारिक पत्र विकल्प में अनौपचारिक पत्र और व्यक्तिगत पत्र दोनों में से कोई एक होगा तो लिखे जाते हैं अनौपचारिक पत्र या व्यक्तिगत पत्र। बराबर वालों में कौन कौन आते हैं, मित्र आते हैं, सहपाठी आते हैं और परिचित आते हैं। छोटों में संबंधी और परिचित जो आपसे छोटे हों। तो तीन लोगों को ये पत्र लिखे जाते हैं, बड़ों को, बराबर वालों को, छोटों को। तो ध्यान दें, इन सब को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र या व्यक्तिगत पत्र होते हैं। ये आप जान गए हैं कि अपनों की भावनाओं से भरे हुए पत्र ही व्यक्तिगत पत्र कहलाते हैं। ये भावनाएं व्यक्ति और सूचनाओं के स्वरूप के साथ बदलती रहती हैं, जैसे कभी खुशी कभी गम। इसी के साथ पत्र की लेखन शैली भी बदल जाती है। पत्र लेखन के शिष्टाचार को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के पत्रों को बधाई पत्र, धन्यवाद पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र और संवेदना पत्र में बांटा जा सकता है। अनौपचारिक पत्र यानी अनौपचारिक पत्र या व्यक्तिगत पत्र को बधाई पत्र में, धन्यवाद पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, संवेदना पत्र में बांटा जा सकता है। ये सभी पत्र उसके व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत आते हैं। अब है दूसरा अनौपचारिक पत्र। जब दो लोगों के बीच व्यक्तिगत संबंध नहीं होते, कोई निजी जान पहचान नहीं होती, तो ऐसे संबंधों को औपचारिक कहा जाता है। उदाहरण के लिए, जब आप पुस्तकें मंगवाने के लिए किसी पुस्तक विक्रेता को पत्र लिखते हैं, तब आप जानते हैं कि उस व्यक्ति के साथ आपके संबंध औपचारिक हैं। उसे आप किसी निश्चित उद्देश्य से पत्र लिखते हैं। इसी प्रकार जब आप बैंक मैनेजर को पत्र लिखते हैं या सफाई अधिकारी को पत्र लिखते हैं, तब भी आपका पत्र लिखने का कोई खास उद्देश्य होता है। ऐसी स्थिति में पत्र पाने वाला व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, वह पदाधिकारी महत्वपूर्ण होता है। वास्तव में आप किसी सूचना, समस्या या अन्य किसी मुद्दे को लेकर इन्हें पत्र लिखते हैं और सिर्फ उसी विषय पर बात करते हैं। ये औपचारिक पत्र या तो कार्यालय के कामकाज से संबंधित होते हैं या व्यावसायिक होते हैं। ध्यान देना कि औपचारिक पत्र कार्यालय से संबंधित होते हैं या व्यवसाय से संबंधित होते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पे बनेगा कि दुकानदारों, प्रकाशकों तथा कंपनियों को लिखे जाने वाले पत्र व्यावसायिक पत्र होते हैं। ठीक है, व्यावसायिक पत्र किसे कहते हैं? जो दुकानदारों को, प्रकाशकों को, कंपनियों को लिखे जाते हैं, वो व्यावसायिक पत्र कहलाते हैं। ऐसे पत्रों का संबंध व्यक्ति के व्यवसाय से होता है और जो पत्र किसी एक कार्यालय द्वारा किसी अन्य कार्यालय को भेजे जाते हैं वो कार्यालयीय पत्र कहलाते हैं। किसी कार्यालय द्वारा किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति द्वारा किसी कार्यालय को भेजे गए पत्र भी इसी कोटि में आते हैं, उन्हें भी कार्यालयीय पत्र कहते हैं। औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र में अब कौन कौन से आते हैं ध्यान से समझें। औपचारिक पत्र में व्यावसायिक पत्र, कार्यालयीय पत्र और आवेदन और प्रार्थना पत्र आते हैं। व्यावसायिक पत्र कौन से होते हैं? जो पुस्तक विक्रेता को, बैंक मैनेजर आदि को या इनके द्वारा एक दूसरे को जो भेजे जाते हैं वो व्यावसायिक पत्र कहलाते हैं। कार्यालय यानी ऑफिस, संस्था आदि के द्वारा एक दूसरे को या किसी व्यक्ति को जो पत्र भेजे जाएं वो कार्यालयीय पत्र कहलाते हैं। और किसी अधिकारी को आप जब पत्र लिखते हैं तो आवेदन या प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। और ये तीनों प्रकार के पत्र औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। अब इन पर आधारित हम प्रश्न पढ़ते हैं जिनका जवाब आप देंगे। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है,
आपके द्वारा बैंक के मैनेजर को लिखा जाने वाला पत्र किस प्रकार का होता है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन में से आप देखेंगे कि सबसे उपयुक्त होगा अगर ऑप्शन में औपचारिक दे रखा है, व्यावसायिक दे रखा है, अनौपचारिक भी दे रखा है, कार्यालय भी दे रखा है। इसका उत्तर औपचारिक भी होगा और व्यावसायिक भी होगा, क्योंकि व्यावसायिक भी औपचारिक के अंतर्गत आता है। देखिए ऊपर औपचारिक के अंतर्गत व्यावसायिक आ रहा है, औपचारिक पत्र के अंतर्गत व्यावसायिक पत्र आ रहा है। और प्रश्न पूछा जा रहा है कि आपके द्वारा बैंक के मैनेजर को लिखा जाने वाला पत्र किस प्रकार का होता है। तो उत्तर व्यावसायिक होगा, क्योंकि सबसे नज़दीकी उत्तर व्यावसायिक है, ना कि औपचारिक है। विकल्प दोनों नहीं आएंगे, अगर आ भी जाते हैं तो यहाँ पे हम व्यावसायिक सही करेंगे, क्योंकि औपचारिक है। अगर व्यावसायिक नहीं होता तो उत्तर औपचारिक माना जाता, लेकिन औपचारिक और व्यावसायिक हो रखा है तो बैंक के मैनेजर को लिखा जाता है व्यावसायिक पत्र। यानी यहाँ पे भेद भी लिख दिए गए हैं, तो हमारा उपयुक्त जो उत्तर होगा वो व्यावसायिक होगा। ठीक है। अब है दूसरा, आपके द्वारा माताजी को लिखा जाने वाला पत्र किस प्रकार का होगा। माताजी को यानी कि व्यक्तिगत पत्र, यहाँ पे व्यक्तिगत दिया हुआ है। अगर यहाँ पे अनौपचारिक होता तो हम अनौपचारिक भी सही कर देते। आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं पत्र के अंग। अभी हमने औपचारिक तथा अनौपचारिक पत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त की। पत्र औपचारिक हों या अनौपचारिक, दोनों के लिखने में कुछ चरणों का क्रम से पालन करना आवश्यक होता है। जैसे पत्र जिसे भेजा जा रहा है उसका नाम, पता, उपयुक्त संबोधन, पत्र की विषय सामग्री और पत्र की समाप्ति। इन्हें इस प्रकार समझ सकते हैं। पहले पता और तिथि लिखना प्रारंभ में होता है। संबोधन तथा अभिवादन की शब्दावली का प्रयोग संबोधन तथा अभिवादन कहलाता है। कही गई बात यानी कही जाने वाली बात को लिखना पत्र की विषय वस्तु के अंतर्गत आता है। और पत्र की समाप्ति तथा हस्ताक्षर करना समापन के अंतर्गत आएगा। अब हम ऊपर बताए गए पत्र के अंग सभी प्रकार के पत्रों में होते हैं, चाहे वो औपचारिक हो या अनौपचारिक पत्र हो। दोनों प्रकार के पत्रों में ये सभी अंग सम्मिलित होंगे। केवल उन्हें प्रस्तुत करने का ढंग अलग अलग होगा, यानी कि लिखने का तरीका उनका अलग अलग होगा। आप कोई भी पत्र उठाकर देखिए, ऊपर बताई गई सभी बातें उसमें दिखाई देंगी। आइए हम पत्र के अलग अलग अंगों के बारे में थोड़ा विस्तार से जान लें। अब हम अलग अलग पत्रों को यानी औपचारिक और अनौपचारिक पत्र को पढ़ते हैं। पहले हम पत्र के अंगों के बारे में पढ़े हैं। सबसे पहला है पता और तिथि। अपनी पाठ्य पुस्तकें कक्षा 10वीं अभी तक आपको नहीं मिली। इसी संदर्भ में आपने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान को एक पत्र लिखा। सभी बच्चे ध्यान दें, ये आप NIOS की फुल फॉर्म है, पर संस्थान को यह पता नहीं चला कि आप कहाँ रहते हैं और कब आपने पत्र लिखा। अगर पता नहीं होगा तो आपको पुस्तकें कैसे भेजी जाएंगी, और यह भी नहीं जान पाएंगे कि किस दिन तक आपको पुस्तकें नहीं मिल पाई थी। इसलिए सभी पत्रों में ऊपर दाएं कोने में पता लिखा जाता है और इसके नीचे तारीख लिखी जाती है। इसे विशेष ध्यान रखना है कि सभी पत्रों में ऊपर दाएं कोने में पता लिखा जाता है और उसके नीचे तारीख लिखी जाती है। देखते हैं, ये आपका पेज है, उस पेज पर आपका दायां हिस्सा ये है। तो यहाँ पे आपको पहले पता लिखना है और उसके पीछे तारीख, नीचे तारीख लिखनी है। ठीक है, समझ में आया। आगे पढ़ते हैं। जब किसी को पहली बार पत्र लिखा जाता है तब अपना पूरा पता लिखा जाता है। इन लाइनों को ध्यान से पढ़ना है कि जब किसी को पहली बार पत्र लिखा जाता है तब अपना पूरा पता लिखा जाता है। ये पूरा पता लिखा हुआ है। लेकिन जब हम परिचित व्यक्ति को पत्र लिखते हैं, आपका खास जानकार कोई व्यक्ति है, तो जब उसे आप पत्र लिखते हैं तो कभी कभी पूरा पता नहीं भी लिखते, क्योंकि वह हमारा पता जानता है। फिर भी शहर या ग्राम या स्थान का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए। इसी प्रकार
जिनसे हम नियमित पत्र व्यवहार करते हैं उन्हें भी बार बार पता लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, पता बदल जाने पर नया पता बताने के लिए ऐसा करना पड़ता है। वैसे केवल शहर का नाम ही लिखा जाता है। यदि उसी शहर में पत्र भेजा जा रहा है तो केवल तारीख ही लिखना काफ़ी होता है। इस प्रकार के प्रश्न आपके MCQ प्रश्न में बनेंगे, यानी कि जो प्रश्न आने वाले हैं वो इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे कि अगर आप उसी शहर में पत्र भेज रहे हैं तो क्या लिखना काफ़ी होता है। ठीक है, पता इस प्रकार के ऑप्शन हो सकते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, केवल तारीख ही लिखना काफ़ी होता है। बहुत हुआ तो तारीख के ऊपर स्थानीय शब्द लिख दीजिए। आप लिख देते हैं। इन तीनों स्थितियों के को पत्र में इस प्रकार दिखाया जा सकता है। देखिए यहाँ पे दिखाया भी जा रहा है। स्थिति 1 है कि पूरा पता लिखा हुआ है और नीचे दिनांक लिखी हुई है। दूसरी स्थिति अपना शहर का नाम लिखा हुआ है और फिर दिनांक लिखी हुई है। तीसरी स्थिति में केवल स्थानीय शब्द लिखा हुआ है कि आप स्थानीय हो और दिनांक लिखी हुई है। दिनांक लिखना बहुत ही ज़रूरी है। टाइप की सुविधा के लिए आजकल पता व दिनांक को बाईं ओर लिखने का भी प्रचलन हो चुका है कि यहाँ पे समझाया गया था कि पत्र के दाईं ओर लिखना है, लेकिन आजकल बाईं ओर भी लिखना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे आप दाईं ओर ही लिखेंगे। दूसरा है संबोधन तथा अभिवादन। दूसरा अंग कौन सा है, संबोधन और अभिवादन। तो सबसे पहले संबोधन। संबोधन क्या होता है, जब हम किसी को पत्र लिखना शुरू करते हैं तो पहला प्रश्न उठता है कि उसे क्या लिखकर संबोधित करें। यह संबोधन पत्र लिखने और पाने वाले के संबंध पर निर्भर करता है। जब हम अपने मित्र को पत्र लिखते हैं, ध्यान देना है यहाँ पे, जब हम अपने मित्र को पत्र लिखते हैं तब उसके लिए अलग संबोधन का प्रयोग करते हैं, और जब हम अपनों से बड़ों को पत्र लिखते हैं तो अलग। इसी तरह से अनौपचारिक संबंधों में अलग संबोधन का प्रयोग करते हैं। कुछ नमूने देखिए यहाँ पे। पिताजी को लिखेंगे तो पूज्य पिताजी। अगर आप अपने दोस्त या सहेली को लिखेंगे तो प्रिय मीनू। दादाजी को लिखेंगे तो आदरणीय शब्द लगाएंगे, आदरणीय दादाजी। ध्यान दीजिए, दिए गए शब्द पूज्य, प्रिय, आदरणीय और महोदय आदि संबोधन के रूप हैं। संबोधन वाले शब्दों के बारे में हमें कुछ और जानना चाहिए कि संबोधन किसके साथ क्या लगाना चाहिए, ये हमें अच्छे से आना चाहिए। जैसे 1 नंबर, प्रिय संबोधन का प्रयोग निम्नलिखित अनौपचारिक स्थितियों में किया जाता है। केवल अनौपचारिक पत्रों में ही इस प्रकार के संबोधनों का प्रयोग करेंगे। अपने से छोटों के लिए, अपने बराबर वालों के लिए और घनिष्ठ व्यक्तियों के लिए जो आपसे निजी संबंध रखते हैं, आपसे घनिष्ठता मित्रता है, उसमें क्या लगाएंगे, प्रिय, और उसके बाद उसका नाम लिखेंगे। जैसे प्रिय रमेश, प्रिय मीनाक्षी, प्रिय मित्र। कभी कभी औपचारिक स्थिति में भी प्रिय का प्रयोग किया जा सकता है। ये बहुत ही कम प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना है कि जैसे प्रिय या उपनाम लिख दिया, प्रिय जोशी। औपचारिक पत्रों की बात कर रहे हैं तो औपचारिक पत्रों में ही बहुत ही कम लगाया जाता है। जैसे प्रिय नाम, फिर जी भी लगा दिया, जैसे प्रिय अजय जी। दूसरी स्थिति है पूज्य, पूजनीय, आदरणीय, श्रद्धेय आदि का प्रयोग अपने से बड़े उन लोगों के लिए किया जाता है जिन्हें आप आदर देना चाहते हैं। ध्यान देना कि पूज्य, पूजनीय, आदरणीय, श्रद्धेय अपनों से बड़ों के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे पूज्य गुरुजी, पूजनीय माताजी, आदरणीय चाचा जी, श्रद्धेय गुरुवर। इस स्थिति में और यहाँ स्थिति में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ तो शब्द बताया गया था लेकिन यहाँ पे प्रिय लगाना है। 1 नंबर पे केवल क्या लगाना है, प्रिय। अपने से छोटों के लिए, बराबर वालों के, घनिष्ठ व्यक्तियों के लिए प्रिय, केवल प्रिय शब्द लगाना है। और दूसरा अब आ रहा है,
जैसे पूज्य, पूजनीय, आदरणीय, श्रद्धेय। समझ में आ रहा है ना? तो ठीक है। आदि का प्रयोग अपने से बड़े उन लोगों के लिए किया जाता है जिन्हें आप आदर देना चाहते हैं। देखो किन के लिए? पूज्य गुरु जी, माता जी के लिए पूजनीय, चाचा जी से आदरणीय और गुरुवर के लिए श्रद्धेय गुरुवर। हिंदी में कई बार औपचारिक स्थिति में प्रिय के स्थान पर जनाब का भी प्रयोग कर दिया जाता है। जनाब, ऐसे में जी का स्थान साहब शब्द ले लेता है। देखिए कैसे, जनाब सिंह साहब या जनाब अख्तर साहब। प्रिय और जनाब के अतिरिक्त भी बहुत से संबोधन हो सकते हैं, जैसे महोदय, प्रिय या महोदय आदि। ये सब बातें तो हो गई संबोधन की। ठीक है, संबोधन के बाद में अभी अभिवादन की बात करते हैं। अभिवादन में संबोधन के तुरंत बाद हमें उस व्यक्ति को संबोधन के ही अनुरूप अभिवादन लिखना होता है। देखो जैसे संबोधन लिखा है वैसे अब क्या लिखना है? अभिवादन लिखना है। अभिवादन में देखो क्या लिखना होगा? अभिवादन के प्रमुख रूप हैं चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, नमस्ते, नमस्कार, आदाब। इसके अलावा चिरंजीव, आशीर्वाद, खुश रहो, सदा सुखी रहो, प्रसन्न रहो जैसे शब्द भी अभिवादन के अंतर्गत ही आते हैं। कभी कभी संबोधन के तुरंत बाद भी पत्र प्रारंभ कर दिया जाता है। संबोधन लिखा, अभिवादन लिखा ही नहीं, पत्र प्रारंभ कर दिया। ऐसी स्थिति में प्राय संबोधन और अधिक आत्मीय रूप में दे दिया जाता है, जैसे प्यारे भैया, मेरी प्यारी माँ आदि। इस प्रकार से लिख दिया जाता है। संबोधन वाले शब्द के बाद अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। संबोधन लिख दिया, संबोधन के बाद में अल्प विराम लगा दिया गया, क्योंकि अगली पंक्ति में हमें अभिवादन या आशीर्वाद का कोई शब्द देना होता है। जब, ध्यान से समझें, जब नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल जैसे अभिवादनों का, ये अभिवादन है, जैसे अभिवादनों का प्रयोग किया जाता है तो निश्चित रूप से हम अपने से किसी बड़े को पत्र लिख रहे हैं होते हैं। जब स्नेह, शुभाशीष, आशीर्वाद जैसे अभिवादनों का प्रयोग किया जाता है तो हम देखते ही पता लगा लेते हैं कि संबोधित व्यक्ति लिखने वाले से उम्र में छोटा है। ध्यान दें, ये सभी शब्द अपने से छोटे व्यक्तियों के लिए लिखे जाते हैं। अब अभिवादन किस किस को लिखे जाते हैं? देखो अभिवादन कैसे लिखें। अभिवादन में पूज्य दादाजी प्रणाम और प्रिय विवेक स्नेह। यहाँ अंतर देखिए, दादाजी के लिए प्रणाम और अपने से छोटे के लिए, मित्र के लिए स्नेह, यानी प्रिय विवेक स्नेह। दादाजी के लिए पूज्य दादाजी प्रणाम। और समझते हैं, औपचारिक पत्रों में संबोधन के रूप में प्राय महोदय, प्रिय महोदय का प्रयोग किया जाता है। अभिवादन का शब्द लिखने के बाद पूर्ण विराम अथवा संबोधन चिन्ह अवश्य लगाना चाहिए। ऊपर के उदाहरणों में प्रणाम और स्नेह के बाद पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया गया है। इस पर आपने ध्यान दिया होगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, पूर्ण विराम लगा हुआ है। तो ये तो आप संबोधन समझ गए होंगे। अभी आपके लिए एक एक्टिविटी है, क्रियाकलाप। संबंध स्तंभ का में दिए गए लोगों के लिए स्तंभ खा में उपयुक्त संबोधन का मिलान कीजिए। ये स्तंभ आपके लिए है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आपको होमवर्क करना है कि मित्र के लिए क्या लगाया जाए, पड़ोसी के लिए, संपादक के लिए मामी, दादाजी, सहेली या पुलिस आयुक्त के लिए इनमें से कौन सा संबोधन आएगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो फिर से देखें, शुरू ऊपर से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। आपके पास पाठ्य पुस्तक भी है, ध्यान से समझें, समझ करके करें। अब पत्र का अंग है तीसरा, पत्र की विषय वस्तु। पत्र में अभिवादन के बाद पत्र की सामग्री देनी होती है कि पत्र में क्या लिखा जाए। उस पत्र के माध्यम से हम जो कुछ कहना चाहते हैं या कहने जा रहे हैं वही पत्र की विषय वस्तु होगी। समझें कि विषय वस्तु क्या है, कि हम पत्र के माध्यम से हम जो कुछ कहना चाहते हैं या कहने जा रहे हैं वही क्या होती है? विषय वस्तु होती है।
दूसरे शब्दों में इसे पत्र का संदेश भी कहा जा सकता है, जिसे हम पत्र पाने वाले तक पहुंचाना चाहते हैं। एक नमूना देखिए कि पत्र की विषय वस्तु क्या होती है। अभी आप ये पढ़ ही चुके हैं कि सबसे पहले बाईं ओर पता लिखना है और दिनांक लिखना है, फिर आपको संबोधन लिखना है, प्रिय बेटी संयुक्ता। उसके बाद अभिवादन लिखना है। अभिवादन लिखने के बाद फिर आप यहाँ पे विषय वस्तु लिखेंगी। मैंने कल एक फ़िल्म देखी तो तुम्हारी बहुत याद आई, पर अच्छा होता यदि तुम। उसके बाद अपने विचार यहाँ पे लिखने हैं जो आप कहना चाहते हैं। ठीक है, ध्यान देना। यहाँ पे सबसे पहले पता और दिनांक, संबोधन और अभिवादन। उसके बाद में ये क्या है, विषय वस्तु। क्या है, विषय वस्तु जो आप पत्र में कहना चाहते हैं। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। औपचारिक पत्रों में जहां अभिवादन वाले शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, वहां पत्र का संदेश संबोधन के बाद ही प्रारंभ हो जाता है। जैसे यहाँ अंतर पता करें कि ये है औपचारिक पत्र, ये अनौपचारिक पत्र था। अनौपचारिक पत्र में लिखा जाता है, उसके बाद अनौपचारिक अब औपचारिक पत्र में क्या लिखा जाएगा। औपचारिक पत्र में आप पत्र लिख रहे हैं तो यहाँ पे पता और दिनांक जरूर लिखें। महोदय NIOS को पत्र, ये क्या है, NIOS को पत्र लिखा जा रहा है। इसमें अभिवादन नहीं है, अभिवादन वाले शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। देखिए, औपचारिक पत्र में अभिवादन वाले शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। वहाँ पत्र का संदेश संबोधन के बाद ही प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पे विषय लिखना है, विषय लिखने के बाद में आपकी जो भी बातें हैं वो यहाँ पे लिख देनी है, जो भी जिस पर भी आप लिखना चाहते हैं। पत्र की सामग्री के संबंध में कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। अब क्या क्या ध्यान रखना है। यदि पत्र पहली बार लिखा जा रहा है तो संदेश का आशय पहले अनुच्छेद में ही स्पष्ट कर दें। यदि पत्राचार पहले से चल रहा है, एक दो पत्र आप पहले भी भेज चुके हैं और अब आप भेजना चाह रहे हैं, यदि पत्राचार पहले से ही चल रहा है तो पिछले पत्र का उल्लेख अवश्य करें, ताकि एक पत्र दूसरे पत्र से जुड़ा रहे। तो पढ़ते ही तुरंत समझ में आ जाए कि पिछले पत्र में क्या बातें हुई थी। इसके लिए पिछले पत्र की तारीख और संदर्भ का भी उल्लेख करना चाहिए। जैसे अब यहाँ पे समझाया हुआ है कि कैसे, कि आपका दिनांक 24/10/3 को पत्र मिला, इस तरह से तारीख लिखनी है। तारीख पिछली लिखी हुई है तो आप ध्यान दें कि आप पत्र जब भी लिख रहे हैं तो उस तारीख का ही ध्यान रखें। इस संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है, फिर आप बातें लिखें अपनी। तो इस प्रकार से आप पिछली बात पत्र के बारे में बता दें। यदि कोई सरकारी पत्र हो, अब ध्यान दें, यदि कोई सरकारी पत्र हो तो पत्र संख्या तथा दिनांक का उल्लेख अवश्य करना चाहिए। कैसे, आपके पत्र संख्या EH 13/2/197, दिनांक 26/12/02 के संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि आपको ध्यान रखना है कि पत्र की संख्या यहाँ लिखी हुई है, तो पत्र की संख्या और दिनांक से तुरंत पता चल जाएगा कि पिछले पत्र में क्या बातें हुई थी या किस संदर्भ में बातें हुई थी। आगे, यदि कही जाने वाली सामग्री लंबी है, हर पॉइंट को ध्यान रखना है। यदि कही जाने वाली सामग्री लंबी है तो 2 या 3 अनुच्छेदों में संदेश के कथन को बांट लें। अलग अलग अनुच्छेदों में लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप लिखते ही जा रहे हो, पता नहीं है कौन सी बात कहाँ लिखी जा रही है। पहले ही समझाया गया था कि अनुच्छेद, एक बात एक अनुच्छेद में कही जाए, दूसरी बात जब शुरू कर रहे हो तो अलग अनुच्छेद में शुरू करें। मुख्य बात से पत्र शुरू करके अगले अनुच्छेद में उसी से जुड़ी बातें दें। अब यहाँ पे देखो, एक अनुच्छेद में आपने बातें शुरू कर दी, पत्र में क्या करना है, एक अनुच्छेद में बातें शुरू कर दी, तो अब उसी से जुड़ी हुई है तो बात पूरी नहीं हुई है, तो उसी से जुड़ी हुई बात है तो दूसरे अनुच्छेद में करें, बातें करें। नई बात नए अनुच्छेद से शुरू करें। यहाँ पे देखो पर फिर बताई गई है कि नई बात नए अनुच्छेद से शुरू करें, या मुख्य बात से पत्र शुरू कर दें और अगले अनुच्छेद में उसी से जुड़ी बातें कर दें। फिर आपको अलग बात करनी है तो नई बात नए अनुच्छेद से शुरू करें, उसी में ही नई बात ना जोड़ दें, पर विस्तार से बचें। अब विस्तार से बचेंगे, छोटा लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे। जब हम पत्र को समाप्त करते हैं तो अंतिम वाक्य के रूप में कोई वाक्यांश या शब्द देते हैं
जो अंतिम अनुच्छेद के बाद स्वतंत्र रूप से आता है, जैसे शेष अगले पत्र में अपना ख्याल रखना, ख्याल ख्याल ऐसे लिखा जाता है, पूरा खा आता है। ठीक है, पूरा खा। हार्दिक शुभकामनाओं सहित, सधन्यवाद, पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में, आदि। समापन शब्द तथा हस्ताक्षर। अब अंतिम अंग जो है पत्र का वो क्या है? समापन शब्द तथा हस्ताक्षर है। पत्र में जब संदेश कथन समाप्त हो जाता है तब हम अपना नाम लिखने से पहले समापन शब्द का प्रयोग करते हैं। आपका बेटा, आपका आज्ञाकारी शिष्य, भवदीय, भवदेया, आपकी, तुम्हारी, तुम्हारा मित्र, ये सब समापन शब्द हैं। इनका प्रयोग भी हम विभिन्न संदर्भों में विभिन्न प्रकार से करते हैं। जैसे अध्यापक को पत्र लिखते समय आपका आज्ञाकारी शिष्य। इन बातों को विशेष ध्यान रखना है कि किसको क्या लिखा जाता है। मित्र को लिखा जाता है, मित्र को तुम्हारा या तुम्हारा मित्र। माता पिता को क्या लिखा जाएगा? आपका बेटा या आपकी बेटी आदि लिखेंगे। बड़े व्यक्ति अपने से छोटों के लिए शुभचिंतक, शुभेच्छु आदि लिख सकते हैं। किसी को निमंत्रण देने पर प्राय दर्शनाभिलाषी लिखा जाता है। औपचारिक पत्रों में सामान्यतः भवदीय लिखा जाता है। यहाँ पे हर लाइन से प्रश्न बन रहा है कि अध्यापक को क्या लिखा जाता है, मित्र को क्या लिखा जाएगा, समापन शब्द, और माता पिता को क्या लिखा जाएगा, बड़े व्यक्ति अपने से छोटों के लिए क्या लिखा जाएगा, यह निमंत्रण पत्र जब आप भेज रहे हो तो समापन शब्द क्या लिखा जाएगा, या औपचारिक पत्रों में क्या लिखा जाएगा, ये सब यहाँ लिखा हुआ है तो याद कर लें। समापन शब्द हमेशा संदेश की समाप्ति के बाद नई पंक्ति में लिखा जाता है। इसके बाद अल्प विराम या निर्देश चिन्ह लगाया जाता है। कार्यालय संबंधी तथा व्यावसायिक पत्रों में भवदीय या आपका लिखते हैं। आवेदन पत्र में भवदीय, प्रार्थी, विनीत, निवेदक आदि लिखा जा सकता है। समापन शब्द के नीचे हस्ताक्षर किए जाते हैं। सरकारी तथा औपचारिक पत्रों में हस्ताक्षर के बाद कोष्ठक में पूरा नाम तथा उसके नीचे पदनाम लिखा जाता है, जबकि अनौपचारिक पत्रों में इसकी आवश्यकता नहीं होती। यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि अनौपचारिक पत्रों में हम केवल अपना नाम लिखते हैं, जबकि औपचारिक पत्रों में पहले अपने हस्ताक्षर करते हैं, उसके बाद नीचे कोष्ठक में अपना पूरा नाम तथा पदनाम लिखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे अनौपचारिक पत्र में क्या लिखते हैं? आपकी बेटी राजेंद्र कौर, केवल नाम लिखा हुआ है। लेकिन औपचारिक पत्र में भवदिया लिखा है, फिर यहाँ पे हस्ताक्षर होंगे और उसके बाद कोष्ठक में नाम लिखा हुआ है। अभी आपने पत्र के अंग पढ़े, उन पर आधारित कुछ प्रश्न पूछते हैं। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 है, अपनों से छोटों को पत्र लिखते समय आप संबोधन में क्या लिखेंगे? विकल्प को अच्छे से समझें कि नमस्कार, प्रणाम, आशीष, चरण स्पर्श, इनमें से कौन सा हो सकता है जो छोटों को पत्र लिखते समय संबोधन में लिखा जाता है? देखिए, नमस्कार, प्रणाम, चरण स्पर्श ये सभी बड़ों के लिए लिखे जाते हैं। आशीष छोटों के लिए लिखा जाता है, जैसे शुभाशीष। ठीक है, शुभाशीष लिखते हैं ना, तो वही आशीष है, छोटों के लिए लिखा जाता है। अपनों से बड़ों को पत्र लिखते समय पत्र की समाप्ति पर क्या लिखा जाना चाहिए? हम विकल्प देखकर उत्तर देंगे। इसमें देखिए, आपका आज्ञाकारी, आपका अभिन्न, आपका शुभचिंतक, सदैव तुम्हारा। तो इसमें अपनों से बड़ों के लिए, जैसे गुरु के लिए क्या लिखा जाता है? आपका आज्ञाकारी। ये यहाँ पे सबसे उपयुक्त विकल्प है, उत्तर इसका आपका आज्ञाकारी होगा। अपने ही शहर में पत्र लिखते समय
क्या लिखना आवश्यक है ऊपर आप पढ़ चुके हैं, फिर से पढ़ेंगे। केवल अगर आप अपने ही शहर में रह रहे हैं और नियमित पत्राचार करते हैं तो केवल दिनांक लिखना ही आवश्यक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप दिनांक लिख करके उसके ऊपर आपने तीसरी स्थिति पढ़ी थी कि स्थानीय लिख दें। क्या लिख दें? स्थानीय लिख दें और दिनांक लिख दें। तो प्रश्न के अनुसार दिनांक लिखना आवश्यक है। अब कुछ पत्रों के नमूने। आपने घर में समय समय पर आए कुछ पत्र एकत्रित किए होंगे, उन्हें एक बार पढ़कर देखिए। वैसे आपकी सहायता के लिए कुछ पत्रों के नमूने हम यहाँ दे रहे हैं। इससे आपको पत्र लिखने की प्रक्रिया का पता चल सकेगा। पत्र लिखना भी एक कला है। क्या आप जानते हैं कि केवल सूचना देना, हालचाल पूछ लेना या बता देना ही पत्र नहीं है। ऐसे पत्र उबाऊ होते हैं। अच्छे पत्र की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उससे आत्मीयता का अनुभव हो, पाने वाले को लगे कि पत्र उसी के लिए लिखा गया है। ऐसे पत्र दिल पर अपनी छाप छोड़ते हैं और संबंधों को प्रगाढ़ बनाते हैं। आइए देखें। सबसे पहले अनौपचारिक पत्र। यहाँ पे पता और दिनांक दिया हुआ है। प्रिय संजय, सप्रेम नमस्ते। ये विषय वस्तु, आज से तीसरे दिन तुम्हारा जन्मदिन है। इसकी तुम्हें ढेर सारी बधाई। यह खुशी की बात तो है, पर मुझे अजीब सा लग रहा है। हम दोनों एक दूसरे के जन्मदिन पर हमेशा साथ रहे। पहली बार ऐसा होगा कि मैं तुम्हारे जन्मदिन पर उपस्थित नहीं रहूँगा। परसों मामा जी का विवाह है, इसलिए मैं तुम्हारे जन्मदिन पर चाहकर भी नहीं पहुँच सकता। मैं यहीं से तुम्हें आशीर्वाद यानी हार्दिक शुभकामनाएं भेज रहा हूँ। ऐसे शुभ दिन सैकड़ों बार आएं और हर घड़ी तुम्हारे लिए नए उल्लास, नई उमंगें और नई आशाएं लिए हुए हों। हार्दिक शुभकामनाओं सहित तुम्हारा अभिन्न जॉनी। तो यहाँ तुम्हारा अभिन्न मित्र के लिए लिखा जाता है, ये ध्यान रखना है, यहाँ पे समझना है। उपरोक्त पत्र में जॉनी ने अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई भेजी है। आपको सदा ध्यान रहे कि बधाई पत्र का प्रारंभ सदा खुशी भरे वाक्यों से होना चाहिए और अंत शुभकामनाओं के साथ। बधाई के लिए एक दो वाक्य ही काफ़ी हैं, जैसे इस पत्र के अंतिम दो वाक्य। किंतु जन्मदिन पर न पहुंच पाने का कारण बताते हुए जॉनी ने याद दिलाया है कि दोनों एक दूसरे के जन्मदिन पर हमेशा साथ रहे हैं। पहली बार ऐसा होगा कि मैं तुम्हारे जन्मदिन पर उपस्थित नहीं हो सकूंगा। इन दो वाक्यों से दोनों मित्रों के स्नेह संबंधों की अंतरंगता व्यक्त हो रही है कि दोनों बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं, एक दूसरे को याद करते हैं। इस प्रकार से पत्र आप लिखेंगे। ये आपके लिए क्रियाकलाप यानी ये प्रश्न आपको करना है। अच्छा, अब आप भी कुछ करके देखिए। बुलंद शहर में रह रहे आपके मित्र मेराज की कपड़े की दुकान में आग लग गई, जिससे उसका भारी नुकसान हो गया। उसे सांत्वना देते हुए एक संवेदना पत्र लिखिए। अब ये डरे नहीं कि संवेदना पत्र क्या होता है। ये सभी पत्रों के रूप होते हैं। अभी जैसे आपने ऊपर शुभकामना पत्र पढ़ा, जो अपने मित्र को जन्मदिन के पर लिखा गया शुभकामना पत्र, बधाई पत्र, ये सभी पत्र के प्रकार हैं। तो ये भी एक संवेदना पत्र है। आपको सांत्वना देनी है अपने मित्र को और लिखना है। उसके बाद औपचारिक पत्र। जिस प्रकार अंतरंगता अनौपचारिक पत्रों का विशिष्ट गुण है, उसी प्रकार संक्षिप्तता और स्पष्टता औपचारिक पत्रों की विशेषता होती है। तो यहाँ पे भी प्रश्न है कि औपचारिक पत्रों की मुख्य विशेषता क्या है? संक्षिप्तता और स्पष्टता। आज के युग में विस्तृत विवरण पढ़ने की फुर्सत किसी अधिकारी या व्यवसायी को नहीं होती, इसलिए ऐसे औपचारिक पत्रों को लिखते समय बिना भूमिका बांधे सीधे विषय पर आ जाना चाहिए और अंत में स्पष्ट शब्दों में यह उल्लेख कर देना चाहिए कि आप चाहते क्या हैं। उदाहरण के लिए निम्नलिखित पत्र को पढ़िए। ये एक शिकायती पत्र है जो स्वास्थ्य अधिकारी से गंदगी की शिकायत के लिए लिखा गया। तो इसे ध्यान से पढ़ें और समझें कि औपचारिक पत्र कैसा लिखा जा रहा है।
यहाँ पे पता और दिनांक लिखें। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, कानपुर महानगर पालिका, कानपुर के लिए लिखा गया पत्र है। विषय गंदगी की समस्या। उसके बाद आप तुरंत विषय वस्तु पर आएँ। महोदय, बड़े खेद के साथ लिखना पड़ रहा है कि पिछले 10 दिनों से हमारी बस्ती में ढंग से सफाई नहीं हो रही है। स्थान स्थान पर कूड़े के ढेर पड़े हैं, नालियां बंद पड़ी हैं, सफाई कर्मचारी दिखाई ही नहीं पड़ते। यदि तुरंत इस समस्या को हल नहीं किया गया तो महामारी भी फैल सकती है। मैं किदवई नगर के सभी निवासियों की ओर से आपसे निवेदन कर रहा हूं कि सफाई का विशेष प्रबंध तुरंत किया जाए। भवदीय, यहाँ पे हस्ताक्षर और कोष्टक में नाम लिखा गया है, जो कि ऊपर आप पढ़ चुके हैं। उक्त पत्र में आपने ध्यान दिया कि श्री इरफान बेग आवासीय कल्याण समिति के सचिव हैं। हो सकता है इनके नाम से प्रकाशित शीर्ष पत्र यानी लेटर हेड हो। ऐसी स्थिति में उन्हें अपना नाम पता लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। इस पत्र को भेजते समय एक विकल्प यह भी हो सकता है कि इरफान बेग अपना पता हस्ताक्षर के नीचे लिखें। इस प्रकार के औपचारिक पत्रों में संबोधन से पूर्व ही विषय लिखना भी आवश्यक होता है, जिससे संबंध अधिकारी को पूरा पत्र पढ़े बिना ही पत्र का विषय समझ में आ जाए और वह शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही कर सके। मान लीजिए इरफान बेग की उपर्युक्त शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग ध्यान नहीं देता और यह समस्या और बढ़ जाती है। इसी समस्या पर इरफान की ओर से किसी दैनिक पत्र के संपादक को पत्र लिखना है। अब यहाँ पे संपादकीय पत्र, अखबार को लिखा जाने वाला पत्र लिखना है। अब आपको ऊपर वाला पत्र पढ़ेंगे, समझ में आएगा कि कैसे लिखे जा रहे हैं। अब है अगला पत्र, व्यावसायिक पत्र। कौन सा पत्र आ गया? व्यावसायिक पत्र। जब आप औपचारिक पत्रों में व्यावसायिक पत्र का एक नमूना देखिए। यहाँ पुस्तक विक्रेता को लिखे गए पत्र पर ध्यान दीजिए। यहाँ पता, तिथि, संबोधन आदि औपचारिकताओं के बाद सीधे पत्र का प्रयोजन लिखा गया है। यह है व्यावसायिक पत्र। किसको लिखा जा रहा है? पुस्तक विक्रेता को पत्र लिखा जा रहा है पुस्तकें मंगवाने के लिए। तो यहाँ पे दिनांक, सेवा में व्यापार प्रबंधक, नेशनल बुक ट्रस्ट, 5A ग्रीन पार्क, नई दिल्ली। विषय पुस्तकें मंगवाने के लिए। महोदय, निम्नलिखित पुस्तकों की एक एक प्रति मेरे नाम से कोरियर द्वारा निम्नलिखित पते पर यथाशीघ्र भेजने की कृपा करें। यहाँ पे पुस्तकों के नाम दिए गए हैं। पुस्तकें जो अमर है, मनोज दास लेखक का नाम है, प्रेमचंद, अमृत राय, गौतम बुद्ध, लीला जॉर्ज, क्रिकेट, विजय मर्चेंट, सिस्टर निवेदिता, वसुधा चक्रवर्ती। भवदीय, भावना सिंह, और यहाँ पे नीचे पता लिखा हुआ है। अगला है आवेदन पत्र। आवेदन पत्र भी एक प्रकार के औपचारिक पत्र होते हैं। इस प्रकार के पत्र लिखते समय भी आप उन सभी बातों का विशेष ध्यान रखेंगे जो किसी भी अन्य औपचारिक पत्र लेखन के समय रखते हैं। नौकरियों के लिए या पढ़ाई आगे जारी रखने के लिए आवेदन पत्र भेजने की 2 शैलियाँ प्रचलित हैं। आवेदन करने से पहले आपको यह जानना आवश्यक है कहीं उसका कोई तैयार प्रपत्र तो नहीं है। यदि है तो आप उसे मंगा लें और स्वयं जाकर ला सकते हैं तो ले आएं। परंतु यदि किसी प्रकार का कोई प्रपत्र नहीं है तो आप एक सादे कागज़ पर विज्ञापन का विस्तृत हवाला देते हुए अपनी योग्यताएं साफ साफ लिखकर भेज सकते हैं। और हाँ, आप अपना पूरा पता लिखना ना भूलें। आप आवेदन पत्र के निम्नलिखित नमूने से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे आवेदन पत्र का एक प्रारूप दिया हुआ है। यहाँ पे पता, सचिव पराग टेक्सटाइल लिमिटेड, 16/11 महारानी स्ट्रीट, इंदौर, मध्य प्रदेश। विषय लिपिक पद के लिए आवेदन। महोदय, पंजाब केसरी समाचार पत्र के विज्ञापन संख्या
633 दिनांक 15/2/2012 के अनुसार आपकी कंपनी में लिपिक पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करती है। मैं 20 वर्षीय सुरभि कट्टीमणि केंद्रीय विद्यालय से प्रथम श्रेणी से 10वीं उत्तीर्ण कर चुकी हूँ। इसके अतिरिक्त मैं कंप्यूटर का प्रयोग जानती हूँ और हिंदी और अंग्रेजी में तीव्र गति से सामग्री टाइप कर सकती हूँ। प्रमाण पत्र संलग्न। मेरे पास अभी कार्य अनुभव की कमी है। यदि आप अवसर दें तो विश्वास दिलाती हूँ कि अपनी मेहनत और लगन से आपको शिकायत का अवसर नहीं दूंगी। धन्यवाद सहित प्रार्थी सुरभि कट्टीमणि 3/44 प्रतापनगर बाड़मेर राजस्थान। ठीक है, यह एक आवेदन पत्र का प्रारूप है, इसे ध्यान से पढ़कर समझें। अब है नई सूचना तकनीकी और पत्र। पुराने समय में लोग हाथ से लिखे पत्र को विशेष पत्रवाहकों द्वारा भेजा करते थे। फिर डाक व्यवस्था प्रारंभ हुई और पत्र डाक से भेजे जाने लगे। सुविधा होने पर स्पष्टता और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए प्राय औपचारिक या कार्यालयीय पत्र टंकित किए जाने लगे या टाइप किए जाने लगे। वैज्ञानिक तकनीकी में क्रांतिकारी परिवर्तन आने से अब 21वीं सदी में पत्र लिखने और भेजने की शैली में भी परिवर्तन आया है। यद्यपि पारिवारिक यानी अनौपचारिक पत्र आज भी प्राय हाथ से लिखे जाते हैं, किंतु इन्हें अपने गंतव्य तक यानी पाने वाले तक पहुंचने में 2-3 दिन से लेकर 2-3 सप्ताह तक का समय लग जाता है। कंप्यूटर और इंटरनेट के आगमन से ईमेल और फैक्स प्रणाली ने समय के इस अंतराल को लगभग समाप्त ही कर दिया है। ईमेल या ई पत्र कंप्यूटर के माध्यम से होने वाले पत्र व्यवहार को कहा जाता है। प्रश्न है, ईमेल या ई पत्र किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर के माध्यम से होने वाले पत्र व्यवहार को कहा जाता है ग्राफिक। ईमेल के साथ लिखने वाला ई पत्र का बॉक्स खोलता है और अपने मन की बात उसमें निश्चित व्यक्ति के लिए टाइप करता है और निश्चित पते पर भेज देता है। वह पत्र इंटरनेट द्वारा पलक झपकते ही विश्व के किसी भी कोने में पहुंच जाता है। प्राप्त करने वाला उसे उसी क्षण अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर पढ़ लेता है और चाहे तो उसकी प्रतिलिपि यानी प्रिंट भी प्राप्त कर सकता है। ईमेल के पत्र लेखन के प्रारूप में और सामान्य पत्र लेखन के प्रारूप में कोई विशेष अंतर नहीं होता, पर ईमेल ध्यान रखा जाता है कि पत्र संक्षिप्त हो। फैक्स एक प्रकार का दूर मुद्रण है। पृथक कागज पर हाथ से लिखकर या टंकित या टाइप कर पत्र को फैक्स मशीन के द्वारा संसार के किसी भी कोने में दूसरी फैक्स मशीन पर उसी रूप में मुद्रित कराया जाता है। यह प्रणाली टेलीफोन प्रणाली से जुड़ी होती है और सैटेलाइट की सहायता से पलक झपकते ही दूसरी फैक्स मशीन पर कागज की प्रति प्राप्त हो जाती है। आजकल छोटे छोटे से संदेश लिखकर मोबाइल द्वारा लोग अपने प्रिय पात्र के मोबाइल पर संदेश भेज देते हैं। दूसरा व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न बैठा हो, पहला व्यक्ति अपनी जगह से उसे मनचाहा संदेश भेज सकता है। इन्हें SMS कहते हैं। SMS का अर्थ है शॉर्ट मैसेज सर्विस, लघु संदेश सेवा। उदाहरण के लिए संदेशों यानी SMS के भेजने का क्रम देखिए किस प्रकार से है। मोबाइल 1, नमस्कार आप कैसे हैं। मोबाइल दूसरा यानी 2, बढ़िया। मोबाइल 1, मुझे आपसे बहुत सी बातें करनी हैं, आप कहाँ हैं। मोबाइल 2, मैं अभी कानपुर में एक मीटिंग में बैठी हूँ, क्या बहुत ज़रूरी बात है। मोबाइल 1, हाँ है तो, पर जब आप दिल्ली में होंगी हम तभी बैठकर बात करेंगे। मोबाइल 2, ठीक है मैं रविवार शाम को दिल्ली पहुंचूंगी। इस प्रकार की बातें मोबाइल पर SMS के द्वारा हो रही हैं। ये पाठ आपने पूरा पढ़ा। अब आपने इस पाठ से क्या सीखा, उसके मुख्य बिंदु यहाँ पे हैं। अपने मन के भावों को दूर बैठे व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए पत्र लिखे जाते हैं।
आजकल तकनीकी और संचार क्रांति आ जाने के कारण कंप्यूटर इंटरनेट द्वारा भी ई पत्र भेजे जाते हैं। मोबाइल फ़ोन द्वारा बातचीत तो की ही जा सकती है, साथ ही दुनिया के किसी भी कोने में बैठे दूसरे व्यक्ति के मोबाइल फ़ोन पर लिखकर संदेश भी भेजे जा सकते हैं। एसएमएस, इसके द्वारा आप होली, दीपावली के शुभकामना संदेश अपने दूर बैठे दोस्तों को भेज सकते हैं। पत्र निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पत्रों के प्रकार: एक औपचारिक, दूसरा अनौपचारिक। औपचारिक पत्र में व्यावसायिक पत्र, कार्यालयीय पत्र, आवेदन और प्रार्थना पत्र। अनौपचारिक पत्र, जिसे व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं, इसमें बधाई पत्र, धन्यवाद पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र एवं अन्य पत्र आते हैं। तीसरा, प्रार्थना पत्र लिखते समय सभी बातें सम्मानपूर्वक लिखी जानी चाहिए। अंत में कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। औपचारिक पत्रों में विषय स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। अनौपचारिक पत्र अपनों को प्रेम भरे भावों से स्वाभाविक बातचीत की शैली में लिखे जाते हैं। संबोधन और अभिवादन में शिष्टाचार का पालन करना आवश्यक होता है। इस प्रकार से आप इस पाठ को पूरा पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। समझ में नहीं आने पर इस वीडियो को पूरा दोबारा देखें, समझ में आएगा। अब हम पूरे पाठ पर आधारित पाठांत प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न, पारिवारिक पत्रों की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं? दूसरा प्रश्न, औपचारिक पत्रों में संक्षिप्तता क्यों आवश्यक है? प्रश्न 3, अपनी बहन के विवाह के लिए मित्र को पत्र लिखकर निमंत्रण भेजिए। जब आप इस प्रकार के प्रश्न पढ़ते हैं तो सबसे पहले यही पहचानना है कि यह पत्र औपचारिक है या अनौपचारिक है। प्रश्न 4, अखबार के संपादक को पत्र लिखकर बताइए कि आपके शहर में गुंडागर्दी कितनी बढ़ गई है। प्रश्न 5, खेल सामग्री के विक्रेता को पत्र लिखकर अपने लिए क्रिकेट की खेल सामग्री मंगवाएं। प्रश्न 6, अपने मित्र के पिता के देहांत पर शोक संदेश लिखिए। प्रश्न 7, सेक्टर 5 164 चंडीगढ़ में रहने वाली गुरजीत कौर की ओर से विद्युत अधिकारी को पत्र लिखकर बताइए कि बिजली की कमी के कारण मोहल्ले के लोगों को कितने कष्ट में दिन बिताने पड़ रहे हैं। प्रश्न 8, B36 त्यागराज नगर चेन्नई की जयलक्ष्मी की ओर से दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई द्वारा हिंदी प्रसार के कार्यों की सराहना करते हुए संपादक हिंदुस्तान दैनिक कस्तूरबा गांधी मार्ग नई दिल्ली को एक पत्र लिखना है। प्रश्न 9, कवि नगर गाजियाबाद के थानाध्यक्ष को पत्र लिखकर अपनी साइकिल की चोरी की घटना का संक्षिप्त विवरण देते हुए सूचना दीजिए। प्रश्न 10, इस बार छुट्टियों में आपने क्या क्या किया? अपने दोस्त को पत्र लिखकर बताइए। ये सभी अभ्यास आप एक बार फिर से पाठ को पढ़कर करेंगे और आप लिख पाएंगे। पाठगत प्रश्नों के उत्तर यहाँ दिए गए हैं जो पाठ के अंदर पूछे गए थे। पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से बता रहा हूँ कि पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।